दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में इस वक्त एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। वो मंच जहां बैठकर दुनिया के 5 चौधरी पिछले 80 सालों से पूरी कायनात का फैसला करते आए हैं, आज वो मंच कांप रहा है और इसे हिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा न्यू इंडिया है। साल 2025 है और ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरह बदल चुका है। अब वो दौर गया जब कुछ मुट्ठी भर देश पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। भारत ने यूएनएससी में ऐसी दहाड़ लगाई है कि P5 देशों के पसीने छूट गए हैं। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, ये एक खुली चुनौती है, एक ऐलान है कि अब या तो हमें हमारा हक दो या फिर इस पुराने खटारा सिस्टम को उखाड़ फेंको। मामला इतना गर्म है कि भारत के सबसे जिगरी यार फ्रांस ने खुलकर मैदान में एंट्री मार दी है। फ्रांस ने सिर्फ भारत की परमानेंट सीट का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि ये तक कह दिया कि भारत को वीटो पावर भी मिलनी चाहिए। ये मामूली बात नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा धमाका है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में होगा? क्या दुनिया के बाकी चौधरी अपनी पावर शेयर करने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा राज, वो कौन सी ताकत है जो भारत को इस एलीट क्लब में घुसने से रोक रही है? आज हम यूएनएससी के बंद कमरों में रची जाने वाली साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। आखिर फ्रांस ने अचानक भारत के लिए वीटो पावर की मांग करके P5 क्लब में कौन सी आग लगा दी है? क्या ये दोस्ती है या कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल? यूएनएससी की सीक्रेट मीटिंग्स में ऐसा क्या होता है कि भारत ने इसकी वर्किंग स्टाइल पर सीधे सवाल उठा दिए? क्यों भारत ने खुलेआम कहा कि 80 साल पुरानी ये सड़ी गली व्यवस्था अब कबाड़ में फेंकने का टाइम आ गया है? वो कौन सा देश है जो भारत की एंट्री पर सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है और भारत उससे निपटने के लिए क्या मास्टर प्लान बना रहा है? अगर भारत को वीटो मिल गया तो एशिया की पॉलिटिक्स में कैसा झलझला आएगा और किस देश की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी? दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि ये यूएनएससी आखिर है क्या भला। इसे दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव और पावरफुल लॉबी कह सकते हैं। इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं। 10 तो अस्थाई टेम्पोरेरी होते हैं जो हर 2 साल में आते जाते रहते हैं जैसे टूरिस्ट। असली खेल तो उन 5 देशों का है जो परमानेंट मेंबर हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें P5 कहा जाता है और इनके पास है वो ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं वीटो पावर। ये वीटो क्या है? मान लीजिए यूएनएससी में 14 देश एक तरफ हो जाएं, लेकिन अगर इन 5 में से किसी एक ने भी कह दिया नहीं, तो वो प्रस्ताव वहीं ढेर हो जाता है। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और ये 5 चौधरी एक तरफ। ये सिस्टम कब बना था? 1945 में, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद। तब दुनिया अलग थी, लेकिन आज 2025 है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी है, एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है, यूएन पीस कीपिंग मिशनों में सबसे बड़ा योगदान करता है। फिर भी भारत इस क्लब से बाहर क्यों है? यही वो सवाल है जो हर भारतीय के दिल में चुभता है। दिक्कत है इस सिस्टम की नीयत में। ये P5 देश अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर भारत जैसे देश अंदर आ गए तो उनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा एलीट क्लब है जिसमें नए मेंबर की एंट्री लगभग नामुमकिन बना दी गई है। सुधार की बातें तो दशकों से चल रही हैं, लेकिन नतीजा सिफर, क्योंकि सुधार के लिए इन 5 की सहमति जरूरी है और यहीं पर असली पेच फंसता है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, अब हम डिमांड कर रहे हैं। 80 साल पुरानी व्यवस्था को अब बदलने का वक्त आ गया है। ये भारत की दहाड़ है। हाल ही में यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने जो बातें कहीं, उसने खलबली मचा दी। उन्होंने सीधे सीधे यूएनएससी की कार्यप्रणाली पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता केवल 15 सदस्यों तक सीमित है, जो इसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता 0 है। भारत ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। यूएनएससी की सब्सिडियरी बॉडीज का काम करने का तरीका बहुत ही ओपेक यानी अस्पष्ट है। जब कोई देश किसी अनुरोध को करता है तो उसे रिजेक्ट करने का तरीका इतना रहस्यमयी है कि पता ही नहीं चलता कि क्यों रिजेक्ट किया गया। ये मनमानी है। भारत ने कहा कि ये अस्पष्ट तरीके बंद होने चाहिए, डिटेल्स सबको पता चलनी चाहिए। ये बंद कमरों वाली सेटिंग अब नहीं चलेगी। और फिर आता है सबसे खतरनाक मुद्दा, पेन होल्डरशिप का। ये क्या होता है? यूएनएससी में किसी भी प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी कुछ खास देशों को दी जाती है, जो अक्सर P5 देश ही होते हैं।
भारत ने आरोप लगाया है कि ये देश अपने स्वार्थ के लिए इन विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। भारत ने दहाड़ते हुए कहा कि हितों का टकराव परिषद में कोई स्थान नहीं रख सकता। भारत का स्टैंड क्लियर है, अब हिसाब होगा और बराबरी का होगा। अगर यूएनएससी को रेलेवेंट बने रहना है तो उसे बदलना होगा। भारत ने मांग की है कि स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि अप्रतिनिधित्वित भौगोलिक क्षेत्रों को जगह मिल सके। भारत ने यूएनएससी को जवाबदेह बनाने के लिए एक और मांग रखी है। यूएनएससी की एनुअल रिपोर्ट सिर्फ बैठकों का रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, हमें एनालिटिकल रिपोर्ट चाहिए। बताओ कि तुमने क्या किया और क्यों किया। इसे सिर्फ एक प्रक्रियात्मक अभ्यास नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा भारत ने पीस कीपिंग मिशनों पर भी अपनी आवाज बुलंद की है। भारत ने कहा कि जब आप पीस कीपिंग का मैंडेट तय करते हो तो हमसे पूछो। जो देश सैनिक भेज रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और जो मिशन आउटडेटेड हो चुके हैं उन्हें कुछ देशों के राजनीतिक हितों के लिए जारी नहीं रखना चाहिए। भारत ने सनसेट क्लॉज लाने की मांग की है ताकि संसाधनों की बर्बादी रोकी जा सके। इस गर्मागर्म माहौल में एंट्री होती है फ्रांस की। फ्रांस और भारत की दोस्ती बहुत गहरी है। डिफेंस पार्टनरशिप जबरदस्त है। 36 राफेल फाइटर जेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस बार फ्रांस ने जो किया वो दोस्ती से भी बढ़कर था। फ्रांस ने न्यूयॉर्क में खुलकर ऐलान कर दिया कि वो भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फ्रांस ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि भारत को सिर्फ सीट नहीं बल्कि वीटो पावर भी मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। P5 का कोई मेंबर जब ये बात कहता है तो उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। फ्रांस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की जिम्मेदारियों को देखते हुए उसे वो सारे विशेषाधिकार मिलने चाहिए जो एक परमानेंट मेंबर को मिलते हैं। फ्रांस सिर्फ भारत की नहीं बल्कि G4 देशों ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान सब के लिए परमानेंट सीट और अफ्रीका के लिए 2 सीटों की वकालत कर रहा है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। फ्रांस जानता है कि दुनिया बदल रही है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा सिर्फ फ्रांस को नहीं है। रूस ने भी एक बहुत बड़ा दांव खेला है। उनसे भी भारत के वीटो के लिए अंदर खाने गेम सेट कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाकी के P5 देश इसके लिए तैयार हैं? तो अमेरिका और ब्रिटेन भी समर्थन करते हैं, लेकिन जब बात वीटो की आती है तो सब थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो फिर असली विलन कौन है? वो कौन है जो भारत को उसका हक मिलने से रोक रहा है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वो है चीन। चीन एशिया से इकलौता परमानेंट मेंबर है। वो नहीं चाहता कि एशिया में उसका कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो। उसे पता है कि अगर भारत यूएनएससी में आ गया तो एशिया में उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसलिए चीन हमेशा भारत की एंट्री का विरोध करता है। वो कभी प्रोसीजरल मुद्दों में उलझा देता है, कभी कहता है कि सहमति बनाओ, जो वो कभी बनने नहीं देता। यही वो सबसे बड़ी बाधा है। यूएनएससी के रूल्स के मुताबिक नए परमानेंट मेंबर के लिए सभी मौजूदा P5 देशों की सहमति जरूरी है, और चीन इसी रूल का फायदा उठाता है। लेकिन भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि यूएनएससी में परमानेंट सीट भारत की टॉप प्रायोरिटी है। भारत अब मल्टी अप्रोच स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। पहला, G4 देशों के साथ मिलकर दबाव बनाना। दूसरा, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस IGN में टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस की मांग करना। मतलब अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, एक ड्राफ्ट बनाओ और उस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करो ताकि पता चले कि कौन कहां खड़ा है। ये चीन को एक्सपोज करने की रणनीति है। तीसरा, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और छोटे एशियाई देशों को साथ लेकर चल रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मान लीजिए सारे समीकरण बैठ जाते हैं और भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर मिल जाती है, तो क्या होगा? भारत कितना पावरफुल हो जाएगा? सबसे पहले तो भारत का ग्लोबल कद और रुतबा कई गुना बढ़ जाएगा। वीटो पावर मिलते ही भारत एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। आज तक जो प्रस्ताव हमारे खिलाफ आते रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। खेल खत्म। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से जुड़े फैसलों में भारत की भूमिका निर्णायक हो जाएगी। दुनिया के हर बड़े फैसले में भारत की मुहर लगेगी, लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ेगा एशियन पॉलिटिक्स पर। जैसा कि मैंने बताया, अभी चीन एशिया से इकलौता परमानेंट मेंबर है। इसका फायदा उठाकर वो पूरे रीजन में अपना दबदबा कायम रखता है। भारत के आते ही एक पावर बैलेंस बनेगा। चीन की मनमानी पर लगाम लगेगी। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने में ये एक गेम चेंजर साबित होगा।
भारत रीजनल सिक्योरिटी चिंताओं को सीधे यूएनएससी में उठा सकेगा। चीन और उसके सहयोगी देशों पर जबरदस्त दबाव बनेगा। अगर कोई देश भारत के हितों के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश करता है तो भारत उसे वीटो से रोक देगा। ये एक ऐसी ताकत है जो जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदल देगी। जरा सोचिए, वो दिन कैसा होगा जब यूएनएससी की हॉर्सशू टेबल पर भारत का तिरंगा स्थायी रूप से लहराएगा। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जीत नहीं होगी, ये एक 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान की जीत होगी। लेकिन रास्ता अभी भी मुश्किल है। सुधार की प्रक्रिया राजनीतिक मतभेदों की वजह से अटकी हुई है, लेकिन भारत ने यह ठान लिया है कि वो अपना हक लेकर रहेगा। फ्रांस का समर्थन इस दिशा में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये दिखाता है कि P5 के अंदर भी अब दरारें पड़ने लगी हैं। वो समझ रहे हैं कि बदलाव को अब और नहीं टाला जा सकता। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या भारत को 2025 के अंत तक यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल पाएगी? क्या चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा? और फ्रांस के इस खुले समर्थन के पीछे की असली वजह क्या है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।